आई थिंक मतलब वी शुड डिस्कस के मनी की फॉर्म चेंज होने से फैमिली पे क्या असर पड़ेगा। लेट अस टेक वन बाय वन, मतलब उससे क्या फर्क हाँ, ऑफ पड़ेगा। कोर्स मैं आज फैमिली को ही डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अगर मैं फैमिली से शुरुआत करता हूं तो सबसे पहली जो बात है कि हम कहते हैं पैट्रियार्की के अंदर हम ये कहते हैं कि पुरुष उस परिवार का मुखिया है और परिवार के लिए सारे संसाधन उपलब्ध करवाना उसकी जिम्मेवारी है, और औरत का काम है घर गृहस्थी की देखरेख करना। अब ये सोच बहुत पुरानी हो चुकी हुई है। अब जो नई सोच ये कहती है कि औरत और मर्द दोनों बराबर हैं। ठीक, अगर औरत और मर्द दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि मॉनेटरी रिसोर्सेस को जनरेट करने की जिम्मेवारी भी दोनों की बराबर है। तो वहां पर ये क्या जरूरी है कि जैसे पैट्रियार्की के अंदर औरत और मर्द सारी उम्र के लिए एक ही रिश्ते में बंधे रहते थे और वन मैन वन वुमन पेयर बॉन्डिंग ता उम्र रहती थी, क्या वो वन मैन वन वुमेन पेयर बॉन्डिंग एक नए कंसेंसस के अंदर भी रहेगी? इट मे और मे नॉट बी देयर। इट मे और मे नॉट बी देयर। अगर मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं इट मे नॉट बी देयर, तो सवाल है अगर मोनोगेमी आज की तारीख में, हेट्रोसेक्सुअल मोनोगेमी आज की तारीख में एक नॉर्म है, तो नए नॉर्म कैसे होंगे, नया नॉर्म कैसा होगा? ये एक खुला सवाल है। ओपन मैरिज वुड बी वन ऑफ इट्स फॉर्म्स, बट द पॉइंट इज कि ओपन मैरिज को आप डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे आप टू सम कहते हैं, वन मैन वन वुमेन को टू सम कहते हैं, तो अगर आप टू सम की बजाय थ्री सम को एक नया नॉर्म कहते हैं, तो एक मर्द दो औरत और दो मर्द और एक औरत वाला अगर कॉन्सेप्ट हो जाए तो दोनों की धारणाएं अलग अलग हो जाएंगी। बिल्कुल। टू मेन प्लस वन वुमेन और टू वुमेन प्लस वन मैन, ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा विपरीत नहीं लगती हैं। ओपन मैरिज हम कहते हैं तो ओपन मैरिज का मतलब औरत के लिए कुछ और होता है और मर्द के लिए कुछ और। बट व्हाई टू प्री-डिफाइन इट? No, I'm not saying pre-defining. I'm only saying here is कि क्या आज ओपन मैरिज सिस्टम को आर्टिकुलेट करने की हमारे पास कोई परिभाषा है? क्या ओपन मैरिज दोनों पार्टनर्स की सहमति से होनी चाहिए कि एक पार्टनर की मर्जी से ही चल हो सकती है? Obviously, it needs the permission of both the partners. और अगर दोनों पार्टनर्स नहीं मानते हैं, देन फिर तो वहीं फंसे रहने वाली बात है। एग्जैक्टली मतलब जस्ट ध्यान से देखो कि एक ऑप्शन सामने होने के बावजूद भी कदम उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि दोनों औरत और मर्द इनसिक्योरिटी से भरे हुए हैं। और वो इनसिक्योरिटी किसी एक लेवल की इनसिक्योरिटी नहीं है, वो इनसिक्योरिटी लीगल इनसिक्योरिटी है कि मेरे बच्चों का
राइट क्या होगा, मेरा अपना राइट क्या होगा, क्या वो राइट छीन तो नहीं को लेगा। ठीक, अगर लीगल इशू है, लीगल के साथ साथ सेक्सुअल सिक्योरिटी या सेक्सुअल कंजम्मेशन, राइट टू सेक्सुअल कंजम्मेशन भी डिस्टर्ब हो रहा है। और वहां पर बहुत गहरे में सेक्स के मामले में तो मैक्सिमम लोग पोजेसिव होते हैं। तो आप अचानक जब ये सारे सवाल आपके सामने आते हैं, तो इन सवालों को आप कैसे वन बाय वन सॉल्व करते हैं? और इसका मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा असर तो फिर मैन वुमेन रिलेशन के बाद अपब्रिंगिंग पे पड़ता है, चाइल्डहुड पे पड़ता है, बच्चे की चाइल्डहुड पे पड़ता है। जब हम उसको एक नाम देते हैं, एक स्कूल देते हैं, एक सोशल सिस्टम देते हैं, एक घर देते हैं, वो वही बात है जो ट्रांसफर, इंटरजेनरेशनल ट्रांसफर ऑफ डेट बेसिकली यहीं से शुरू हो जाता है वो। एग्जैक्टली मैं वहीं पर आ रहा हूं, क्योंकि अगर हम इन राइट्स की बात करना चाहते हैं तो इन राइट्स के साथ साथ हमें नए समाज के वैल्यू सिस्टम्स की भी बात करनी पड़ेगी। जैसे आज के समाज में बच्चों की देखरेख माँ बाप की जिम्मेवारी है, क्लियर। हम ऐसा रूल अगर हम नहीं बनाते हैं कि आने वाले समाज में बच्चों की जिम्मेवारी सबकी है, इसका क्या मतलब है? बच्चों की जिम्मेवारी सबकी है, इसका मतलब ये है नंबर वन कि बच्चे का राइट सबसे पहले, बच्चे का नाम सबसे पहले मां के नाम से शुरू होना चाहिए। और अगर मां उसमें बाप का नाम लिखवाना चाहती है तो लिखवा सकती है, नंबर वन। नंबर दो, उस समाज के अंदर बच्चे की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, एटलीस्ट अप टू बेसिक एजुकेशन। नंबर तीन, उस समाज के अंदर एक प्रेग्नेंट औरत के राइट्स 100% सिक्योर होने चाहिए। जैसे एक प्रेग्नेंट औरत को 2 या 3 साल के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम दी जानी चाहिए। ठीक, अगर एक ऐसा समाज है जहां पर बच्चों की परवरिश सिर्फ एक पति पत्नी नहीं करते, उसके लिए पूरा समाज जिम्मेवार है। दूसरा, वहां पर प्रेग्नेंट औरत की परवरिश पूरा समाज करने को तैयार है। और दूसरा, जीनियोलॉजी के अंदर फीमेल इज गेटिंग द फर्स्ट राइट टू नेम अ किड आफ्टर हर नेम। अगर हम ऐसा समाज निर्मित करते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक नया सोशल कंसेंसस, एक नया सोशल नॉर्म बिल्ड कर रहे हैं। उस समाज में एक औरत को इस बात की टेंशन नहीं है कि मुझे जिस जिस पुरुष से मैं प्रेम कर रही हूं या संभोग कर रही हूं, वो मेरे फ्यूचर का एकमात्र मालिक होगा, तब उसको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी ध्यान से देखिए कि जब भी हम इस तरह के फंडामेंटल टॉपिक्स पर बात करते हैं तो औरतें या तो चुप हो जाती हैं या एक बहुत ही रिग्रेसिव बैकवर्ड पोजीशन लेती हैं। क्यों? उसका बहुत गहरे में कारण ये है कि औरतें प्रोग्रेसिव थिंकिंग के पीछे जो इनएडिक्वेट प्रिपरेशन है सोसाइटी की, उसको इमीडिएटली नोटिस कर लेती हैं। इसलिए वो कभी भी इस तरह की मूवमेंट्स के अंदर फर्स्ट स्टेप नहीं लेती हैं। और इसकी अगलीस्ट फॉर्म है फैसिज्म।
यहाँ पे पता नहीं मतलब मुझे क्यों यहाँ पे दो मूवीज याद आ रही हैं। एक तो सेलो 120 डेज ऑफ सोडोम, और दूसरी एक योर्गोस लैंथिमोस की मूवी है, ग्रीक मूवी है, डॉग टूथ। हम्म, उसमें वो बेसिकली कपल होते हैं। कपल अपने तीनों बच्चों को इम्प्रिजन करके रखते हैं फॉर द एंटायर लाइफ टाइम, और उस इम्प्रिजनमेंट का क्या असर पड़ता है उनकी न्यूट्रिशन पे, उनकी हेल्थ पे, उनकी सेक्सुअलिटी पे, उसके ऊपर एक एक ट्रेजिक सटायर है वो बेसिकली। यस। मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूं कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का जो कंसेंसस, ये सिर्फ स्टेट के ऊपर से नहीं आया है, ये बहुत गहरे में फैमिली से आया है। इसीलिए जब हम उसको हिलाते हैं थोड़ा सा भी, तो कितना कुछ हिलना शुरू हो जाता है और हम डर के घबरा के वापस पुराने कंसेंसस की तरफ भागते हैं। We move to the other extreme. नो, आई वुड से वी रिलैप्स इनटू पास्ट। Yes. आज मैं थोड़ी देर पहले, आज से 30 साल पहले, दूरदर्शन पर गुलजार का एक सीरियल आया करता था, किरदार। किरदार, या based on मुंशी प्रेमचंद एंड और रविंद्रनाथ टैगोर स्टोरी। हाँ, तो उसके अंदर एक स्टोरी थी जिसमें हिंदू मुस्लिम के दंगों के ऊपर स्टोरी थी, और एक पात्र दूसरे पात्र को कह रहा है कि हम लोगों को हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया गया है, जबकि हम इंसान हैं। मैं सोच रहा था कि यार, ये 30 साल पहले की कहानी है कि 30 दिन पुरानी कहानी है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के समाज ने 30 साल के अंदर जितनी भी छलांगे भरने की कोशिश की हो, अंत में वो रिलैप्स कर गए पास्ट में। गॉट इट? क्यों रिलैप्स क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास कंसेंसस की जो नई फॉर्म्स हैं, उसकी तैयारी नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो हिंदुस्तान के समाज में हर दूसरे तीसरे परिवार में थ्री मंकीज की स्टोरी रिपीट हो रही होगी। मैं हार्ड डिस्क अपनी टटोल रहा था कुछ दिन पहले, तो आपका एक फोल्डर मुझे मिला। उसमें एक बुक थी नैन्सी फ्राइडे की, माय सीक्रेट गार्डन। इट इज बेस्ड ऑन द फैंटेसीज ऑफ वुमेन, एंड मतलब न्यूज़पेपर में that I based on their women, we are based on their fantasies, and फिर उसने वो बुक कंपाइल की। तो वो उस बुक में दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मतलब एक तो थी कि मतलब जितनी भी फैंटेसीज थी वो उनमें दो तीन चीजें कॉमन थी। एक तो अनोनिमिटी, फैंटेसीज अबाउट अनोनिमस पीपल, अनोनिमस मैन, जिनको शायद वो औरतें जिंदगी में कभी नहीं मिली या कभी ना मिलेंगी शायद। एंड सेकेंडली group fantasies involving two or more people, and thirdly some kind of fetishism or obsession with some clothing item on their body। ये तीन चीजें बड़ी कॉमन मिली मुझे उसमें। मतलब मैं यहाँ पे उसको लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि कैसे लिंक करूंगा। बट मुझे लगता है कि जिस तरह से हम सेक्सुअलिटी की फॉर्म्स को फैंटेसाइज करते हैं, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मनी की फॉर्म्स को भी फैंटेसाइज करने की जरूरत है। आई डोंट थिंक दिस एनी बुक जो मनी की फैंटेसीज के बारे में, मनी की फैंटेसीज के बारे में कुछ कहती है। मुझे नहीं, मुझे मेरे मेरी नॉलेज में
ऐसी कोई मूवी, ऐसी ऐसा कोई पीस ऑफ लिटरेचर? ये बहुत खूबसूरत चीज तुमने कही, बहुत बहुत खूबसूरत चीज हम्म कि जैसे सेक्स और लस्ट को लेकर एक फैंटेसी लोक हमारे सामने स्पष्ट है, उसी तरह से मनी को लेकर फैंटेसी हमारे सामने स्पष्ट नहीं है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा एक मोड़ देता हूं। द पॉइंट हियर इज कि जो लस्ट होती है और जिससे फैंटेसीज बिल्ड होती हैं, लस्ट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। लस्ट आपको वो सोचने पर मजबूर कर रही है जो आपको आपके समाज का ऑर्डर, सोशल ऑर्डर सोचने करने नहीं देता। चाहे वो ग्रुप सेक्स है, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी है, चाहे वो एनिमल सेक्स है, चाहे वो चीजों को लेकर फेटिशिज्म है या बीडीएसएम है, व्हाटएवर। सवाल ये है कि ये जो रुकावटें हैं जिस समाज ने लगाई हैं, ये हमेशा से तो ऐसी नहीं थी। जब आपने प्रॉपर्टी सिस्टम्स बनाए और प्रॉपर्टी सिस्टम्स के साथ आपने सोशल नॉर्म्स बनाने शुरू किए, आपने एक फैमिली, एक मैरिज को सेक्रोसेंट बनाने के लिए सेक्स को लिमिट कर दिया कि ये घर की चार दीवारी के अंदर हो सकता है, चार दीवारी से बाहर नहीं हो सकता है। न्यूडिटी को लेकर आपने नॉर्म्स बनाने शुरू कर दिए, फीमेल अटायर को लेकर आपने नॉर्म्स बनाने शुरू कर दिए। तो बहुत गहरे में लस्ट आपको याद दिला रही है कि जितने भी नॉर्म्स हैं ये बनाए गए हैं, ओढ़े गए हैं। तो उस लेवल पर लस्ट अपने आप में बहुत ही कमाल की चीज है कि ये आपकी उन बंदिशों को तोड़ देती है बिना कोशिश, जो आप चाह के भी नहीं तोड़ सकते। तो इसलिए मैं लस्ट को एक नेगेटिव दिशा में नहीं देखता हूं, मैं लस्ट को बहुत ही पॉजिटिव दिशा में देखता हूं, नंबर 1। नंबर 2, अब प्रॉब्लम कहां है कि लेट्स एज्यूम कि जिस चीज को आप लस्ट मानते थे, ग्रुप सेक्स को आप लस्ट मानते थे, अगर मान लीजिए ग्रुप सेक्स वाकई में आम पॉसिबिलिटी बन जाए, तो क्या होगा? तो वो एक तरह से चौंकाने वाली बात है। जिस समाज में आप रहते हैं, उस समाज में कोई आपका दोस्त है, कोई बॉस है, कोई आपका नौकर है, कोई आपका मालिक है, कोई लीडर है, कोई धार्मिक व्यक्ति है। अब एक ऐसे समाज में आप सडनली ग्रुप सेक्स या सेक्सुअल ऑर्जी इमेजिन करते हैं, तो वो सारे के सारे जो सोशल रोल्स के अंदर समाज बटा हुआ था, वो सारे सोशल रोल्स बेतुके हो जाते। तो सडनली आप जब ग्रुप सेक्स या सेक्स ऑर्जी जैसी कल्पना को रियलिटी में देखते हैं, तो आपके लिए वो समाज एकदम से बेतुका समाज बन जाता है। तो आप अपने अपने रोल्स के साथ चिपके रहना चाहते हैं, तो एकदम से जैसे ही ग्रुप सेक्स जैसी चीज सामाजिक पॉसिबिलिटी नजर आती है, तो आप भाग के वापस अपने पास्ट में जाते हैं। तो इसलिए जो फैंटेसी है, ये फैंटेसी इसीलिए फैंटेसी बन पाती है कि आपने अपने रिलैप्स को पहले से ही एक परमानेंट ट्रूथ मान लिया है। अगर मैं ये कहूं कि इंसान प्रोग्रेसिव है, तो बहुत गहरे में मैं ये मानता हूं कि इंसान प्रोग्रेसिव नहीं है। उसने पिछले 10,000 साल से जो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, उसने उन स्ट्रक्चर्स को एक परमानेंट ह्यूमन जू में तब्दील कर दिया है, और वो एक पिंजरे में कैद पंछी है। मेरा क्वेश्चन है कि मतलब कि जिस तरह से हम मैन वुमेन रिलेशनशिप्स को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, वर्ल्ड लीडर्स को लेकर
आर्ट को लेकर फैंटेसाइज करते हैं और करते आ रहे हैं और डॉक्यूमेंट भी करते आ रहे हैं। मतलब हमने मनी को उस तरह से फैंटेसाइज होते हुए नहीं देखा। मतलब और नहीं, it will be really interesting to see the fantasy stories of children about money, कि वो यस मनी को कैसे यस फैंटेसाइज करते हैं। यस सी, मुझे एग्जैक्ट तो ऐसे में फैंटेसीज के बारे में डायरेक्ट तो नहीं बता सकता हूं, बट कुछ मैं उदाहरण देता हूं। जैसे 1994 या 95 के अंदर एडवर्ड डिबोनो नाम के एक बंदे ने एक किताब लिखी, एक पैम्फलेट टाइप लिखा, उसका नाम था IBM डॉलर। ओके। उसने एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना की जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बजाय कॉरपोरेशंस अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे। ओके। ठीक है, जैसे आज की तारीख में आप एक देश की करेंसी को ज्यादा ट्रस्ट करेंगे या फेसबुक गूगल की करेंसी को ट्रस्ट करेंगे, तो बहुत जनता कह सकती है, खासकर मिलेनियल्स, कि वो गूगल और फेसबुक की करेंसी को ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो मैं उसको एक फैंटेसी मानता हूं। ओके, ठीक उसी तरह से 1945 के आसपास दुनिया भर में ग्लोबल मनी का जो ऑब्सेशन था वो बहुत बड़े लेवल पर पैदा हुआ, और ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो 1945 में बनाई गई थी, उसके पीछे ग्लोबल मनी की एक बहुत गहरे में सोच थी। इसीलिए डॉलर को गोल्ड के साथ टैग कर दिया गया था। तो वो फैंटेसी से शुरुआत जरूर हुई थी, बट वो एकदम से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन गई थी, जिसके अंदर किसी एक कंट्री के पास टोटल पावर नहीं हो सकती। अमेरिका जैसी बड़ी सुपर पावर होने के बावजूद भी उसको $35 का 1 आउंस गोल्ड की कंपनसेशन देनी जरूरी थी। वो उससे ज्यादा डॉलर नहीं छाप सकती थी। गॉट इट? और ग्लोबल नोशन ऑफ मनी कीन्स के पास साथ भी रही है, रॉबर्ट मंडल के साथ भी रही है, जेम्स टोबिन नाम का इकोनॉमिस्ट रहा है। तो ग्लोबल मनी की धारणा एक इकोनॉमिस्ट जो हैं या पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके लेवल पर वो एक फैंटेसी रही है। हाँ, अब सवाल ये है कि वो पब्लिक लेवल पर, जैसे लिटरेरी टेक्स्ट जो तुमने बताई, उस लेवल पर वो रही है। मुझे लगता है कि वहां पर हम काफी हद तक नाकामयाब रहे हैं। मतलब मैं इस तरह से लिंक करने की कोशिश कर रहा था कि जो वो अनोनिमिटी और ग्रुप सेक्स की बात है, मतलब वो बेसिकली मनी के लेवल पर भी वही है कि देयर शुड बी अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हु इज अनोनिमस and who is responsible only to a certain group of people, not more than that. Because उसके बाद उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन के अंदर कौन इशू कर रहा है किसी को नहीं पता है। पैसा एक पब्लिक की से दूसरी पब्लिक की तक जा रहा है। इट्स लाइक कैश। और कैश ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पर्संस हु कांट सी ईच अदर। सो अब सवाल ये है कि क्या इसी चीज को हम, इसी कंसेंसस को क्या एक दूसरे लेवल तक लेके जा सकते हैं? क्या इसको सोशल नेटवर्क बिटवीन इंडिविजुअल्स के लेवल पर लेके जा सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हमें पॉकेट्स ऑफ इनोवेशंस बनाने पड़ेंगे, और पॉकेट्स ऑफ इनोवेशन से ही धीरे धीरे स्केल आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि नेशन स्टेट जिसके अंदर लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का कंसेंसस डोमिनेट किया है, अगर उसका आज कोई वर्चुअल फॉर्म है तो वो सोशल नेटवर्क है। तो अगर सोशल नेटवर्क के अंदर आप एक नई फॉर्मेशन बना सकते हैं, तो वहां पर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के कंसेंसस की बजाय कोई नया नॉर्म भी बिल्ड हो सकता है। और उस नए नॉर्म के अंदर एक नॉर्म नहीं, बहुत सारे नॉर्म्स की स्पेस बन सकती है। जैसे थ्रीसम के अंदर या ओपन मैरिज कम्यून्स के अंदर बहुत सारे नॉर्म्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
हम ओपन मैरिज कम्यून्स को को पेरेंटिंग कम्यून्स क्यों नहीं बोल सकते? अगर मान लीजिए 4 पेरेंट्स इकट्ठे होके 8 बच्चों की या 10 बच्चों की परवरिश करते हैं, तो एक ओपन मैरिज कम्यून को पेरेंटिंग कम्यून्स क्यों नहीं हो सकता? बेसिकली कहने का मतलब वही है कि मुझे लगता है, माय इमेजिनेशन इज रनिंग वाइल्ड, मतलब वो कि जिस तरह से आज से 50 साल पहले बच्चों के बीच ट्रांजैक्शनल टोकन बंटे होते थे, ठीक है, आज से 30 साल पहले टॉफीज चॉकलेट्स होते थे, जब हम बड़े हुए मतलब तो वीडियो गेम्स होने लग गई, देन आज के बच्चों के लिए एप्स हैं, एप्स आर द ट्रांजैक्शनल टोकन्स कि तुम मुझे ये ऐप दो, मैं तुम्हें वो ऐप देता हूँ। तो ट्रांजैक्शनल टोकन्स मतलब it can be different for different people, it can be different for different age groups. Yeah, you're basically talking of social tokens or social currencies. Exactly. सवाल है कि इन सोशल करेंसीज को डिजाइन करना किसी भी सोशल नेटवर्क के लिए बहुत आसान काम है। डू यू नो आजकल ब्लॉकचेन के ऊपर एक एनएफटी बहुत पॉपुलर चीज हो गई है। एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन। पीछे एक डिजिटल आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग बेची, एक डिजिटल आर्ट का पीस बेचा 69.5 मिलियन डॉलर्स में। माय गॉड। वो है कुछ नहीं, एक डिजिटल आर्ट पीस है, पर क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर यूनिक पीस है इसलिए उसका दाम है। उसने क्या किया, एक पिछले 5000 दिनों के अंदर उसने डेली एक एक आर्ट पीस बनाया। उन सारे पीसेस को इकट्ठा करके उसने एक मेगा पीस बना दिया। वो एक बड़ी हेवी फाइल है, तो उसमें आप उन 5000 दिनों में उसने क्या क्या बनाया देख सकते हैं। एक कोलाज कह लीजिए। अब सवाल ये है कि उस चीज का दाम 69.5 मिलियन डॉलर्स हो गया। बट सवाल ये है कि सोशल टोकन तो आप इंस्टाग्राम पर रोज बना सकते हो। 69.5 मिलियन ना हो, $69 का तो बना ही सकते हो। और दुनिया बहुत सारी चीजों को कीमती मानती है और उसमें एक एनएफटी टोकन भी हो सकता है। अगर शशांक रिडेम्पशन की मूवी के अंदर सिगरेट करेंसी बन सकती है, तो सोशल नेटवर्क के अंदर कितने किस्म के कॉन्टेक्स्ट से कितने किस्म की करेंसीज बन सकती हैं, इसकी इमेजिनेशन का की तो कोई सीमा ही नहीं है। बिल्कुल। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गहरे में हम अब एक ऐसे समय के अंदर हैं जहां पर नेशन स्टेट की बजाय नेटवर्क्स डिसाइड करेंगे कि मनी क्या बनेगी। किस चीज को लोग वैल्यूएबल समझेंगे, ये एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और लोग चीजें बदलेंगे बट लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो दिशा किस तरफ जा रही है। Really interesting. Let's stop it here.